उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव खत्म हो चुका है और जैसे जैसे 10 मार्च नजदीक आ रही है, नतीजों का दिन भी नजदीक आ रहा है और वो करीब आता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा कांग्रेस नई रणनीतियां तैयार करने के साथ ही नेताओं की घेराबंदी करने में लगातार जुटी हुई है और इन चुनाव में सत्ताधारी भाजपा अपनी सरकार नहीं गंवाने के लिए मैदान में डटी हुई है, तो कांग्रेस राज्य में सत्ता काबिज करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है और 70 विधानसभा सीटों को लेकर विधायक वाली उत्तराखंड विधानसभा में सरकार बनाने के लिए 36 विधायकों की जरूरत होती है। ऐसे में दोनों दलों ने 10 मार्च के लिए विशेष तैयारियां की हैं और दोनों दल अभी से सरकार बनाने की गुणगान में जुटे हुए हैं और नजर आ रहे हैं। उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को एक चरण में मतदान हुआ था और राज्य में इस बार कुल 62.5% मतदान हुआ, जो कि पिछली बार के मुकाबले मतदान प्रतिशत से कम है। यानी कि 2017 की बात की जाए तो विधानसभा में उत्तराखंड में 70 सीटों पर 65% मतदान हुआ था, जिनमें से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा 57 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। 5 साल के कार्यकाल के दौरान उत्तराखंड को 3 मुख्यमंत्री मिले और उत्तराखंड में अब तक 4 विधायक चुने गए। इसमें 2 बार भारतीय जनता पार्टी और 2 बार कांग्रेस को सत्ता मिली है और इसके साथ ही साथ समीकरण थोड़े बदले हुए भी नजर आ रहे हैं और उत्तराखंड में किसका राज तिलक होगा, ये बड़े सवाल हैं। और भाजपा में वर्तमान स्थिति की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड के अंदर इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और क्या इस बार जो 10 मार्च को नतीजे आएंगे उसको लेकर क्या कुछ स्थितियां हैं, इन तमाम चीजों को लेकर बात की जाएगी। और हमारे साथ बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जो हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे और बात करेंगे कि आखिर उत्तराखंड के अंदर इस बार किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि युवा चेहरे के साथ भारतीय जनता पार्टी इस बार गई है। पुष्कर सिंह धामी को उन्होंने इस बार अपना सीएम प्रत्याशी चुना है और साथ ही साथ उत्तराखंड की सियासत की अगर बात की जाए तो कांग्रेस किसी चेहरे के साथ इस बार चुनावी मैदान में जाती हुई नजर नहीं आई है। इन तमाम बातों को बात की जाएगी और विकास कार्यों को देखते हुए सत्ता में वापसी की क्या उम्मीद लगाए बैठी है फिर से भारतीय जनता पार्टी, इसको भी लेकर बात करेंगे। जाए अगर मुद्दों को लेकर तो कांग्रेस पार्टी कहां दिखाई दे रही है और किस तरह से अपनी जो गवर्नमेंट है वो बनाने को लेकर आगे बढ़ती हुई नजर आएगी, क्योंकि उत्तराखंड बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और हर बार ही देखा जाता है कि 5 साल के अंदर गवर्नमेंट चेंज कर दी जाती है। अमरजीत सिंह कांग्रेस के नेता हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, आपका स्वागत है टीवी 100 के ऊपर और मेरा पहला सवाल आपसे रहेगा, कैसे देख रहे हैं सर 70 विधानसभा की सीटें और उत्तराखंड में 10 मार्च को नतीजे आ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से आश्वस्त है। 10 मार्च को जो नतीजे आ रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बन रही है। निश्चित रूप से जो जनता ने हमसे अपेक्षाएं की हैं उनको हम पूरी करने का काम करेंगे। आप देखिए 10 तारीख को बढ़ चढ़ के पूर्ण बहुमत की कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। लेकिन बात की जाए कांग्रेस को लेकर तो क्या एक परेशानी जो है वो दिखाई दे रही है, क्योंकि किसी भी सीएम चेहरे के साथ आप उत्तराखंड विधानसभा में नहीं गए, क्या आखिर कौन आपका मुख्यमंत्री होगा? देखिए, ये जो कह रहे हैं के चेहरे वाली, ये तो से नहीं साल से आपकी आवाज जो है वो, हाँ जी मैं वही कह रहा हूँ आपसे कि कांग्रेस एक बार नहीं बार हर एक मंच पर ये बात कह चुकी है, चुनाव हो जाने दीजिए, जो विधायक मंडल जो तय करेगा, जो शीर्ष नेता तय करेंगे वही हमारा मुख्यमंत्री होगा। मुख्यमंत्री का दावेदार कोई भी हो सकता है, वो माननीय प्रीतम सिंह जी हो सकते हैं, रावत जी भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो सब तय करेंगे सबको वही मान्य होगा। लेकिन एक अमरजीत जी, जो एक मैसेज जाता है जैसे कि अलग अलग राज्यों में आप कैंडिडेट दे रहे हैं कि आखिर किसको लेकर आगे बढ़ा जाएगा, और भी पार्टियां देती हैं, क्या आपको लग रहा है कि जिस तरह का चेहरा होना चाहिए इस वक्त कांग्रेस पार्टी को लेकर परेशानियां उत्तराखंड के अंदर, क्या ये परेशानियां हरक सिंह रावत के आने की वजह से तो नहीं बढ़ गई? हरक सिंह जी के आने ना आने से मुझे नहीं लगता कोई इसमें फर्क पड़ा है। आप देखिए, वो आए, ठीक है, उनका स्वागत है। पार्टी से उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, वो भी एक अलग विषय है, लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ा है। और ये उत्तराखंड में नहीं, आप पूरे प्रदेश में, मतलब अन्य राज्यों में भी देखिए, प्रदेशों में आप पंजाब देख लीजिए, गोवा देख लीजिए, मणिपुर देख लीजिए, आज यूपी में अगर चुनाव हो रहा है तो कांग्रेस का जो प्रदर्शन रहेगा वहां पर भी आप देखेंगे बहुत अच्छे संख्या बल से हम बढ़ के आ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। और रही बात मुख्यमंत्री अन्य राज्यों में तय हो रहा है और ये हमने नाम घोषित नहीं किया,
ऐसा नहीं है, सभी राज्यों का एक अलग विषय होता है, अलग हिसाब है। हमें उत्तराखंड में अभी आवश्यकता नहीं लगी, तो हमने लगा कि हम सामूहिक चेहरे से चुनाव लड़ेंगे। सामूहिक चेहरे पर चुनाव लड़ा गया। अब निश्चित रूप से मैंने बात पहले भी कहा, विधायक मंडल दल जो तय करेगा वही हमारा नेता होगा। बिल्कुल। और साथ ही साथ उत्तराखंड में क्या लग रहा है आपको, क्योंकि 2017 से लेकर 2022 तक की अगर 5 साल की सियासत की बात की जाए, किन मुद्दों के आधार पर इस बार चुनाव हुआ होगा उत्तराखंड में? देखिए, जहां तक मैं अपनी बात करता हूँ, कांग्रेस पार्टी की बात करें तो हमने जो बात कही थी, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पे चुनाव लड़ा था 2017 में, वो विकास का मुद्दा कहीं आज गौण हो चुका है। केवल और केवल जुमलों की बात करती जाती है। आज वो केवल बात करते हैं तो ध्रुवीकरण की बात करते हैं, तब वो बात करते थे भ्रष्टाचार की बात करते थे। कितने भ्रष्टाचारियों पर उन्होंने कार्रवाई करी, किसी पे कार्रवाई नहीं करी। महंगाई कहाँ चली गई, उत्तराखंड का आज क्या हाल है, पूरा उत्तराखंड बदहाल पड़ा है। तो हमने जो है जनता को दृष्टिकोण दिया है, विकास का दृष्टिकोण दिया है, महिला सुरक्षा का दृष्टिकोण दिया है, महंगाई कम करने का हमने वादा किया है। अगर बात की जाए उत्तराखंड को लेकर, तो उत्तराखंड में 5-5 साल आपने भी सरकार बनाई है। अगर उत्तराखंड के 21 साल के इतिहास में बात की जाए तो पलायन का दौर आपकी सरकार में भी रहा। हॉस्पिटल में मशीनें होती थी पर मशीन को चलाने वाला कोई नहीं होता था, वो आपके दौर में रहा। स्कूल में बच्चे होते थे लेकिन शिक्षा को देने वाला शिक्षक नहीं होता था, वो आपकी गवर्नमेंट में भी रहा है। आज आप देखिए कि कांग्रेस ने स्कूल देने का काम किया था, आज स्कूल बंद होने की कगार पे। आज आप बात करते हैं अस्पतालों की बात करते हैं, सुविधाओं की बात करते हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं की बात, तो आज तक समझिए कि देहरादून जो राजधानी है उत्तराखंड की, वहां पर आज MRI मशीन तक नहीं है। पिछले 5 सालों का ये हाल है भारतीय जनता पार्टी का। कोरोना काल में क्या स्वास्थ्य सेवाओं का हाल रहा, ये जनता ने देखा है। ये बात अगर आप कांग्रेस के कार्यकाल में करो तो कांग्रेस ने जो है अस्पताल बनाने का काम किया, कांग्रेस ने स्कूल बनाने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में तमाम स्कूल बंद होने की कगार पे हैं। आप दोनों की तुलना नहीं कर सकते। कांग्रेस ने विकास किया है, कांग्रेस ने यहाँ उद्योग लगाने का काम किया है। यहाँ कोरोना काल के बाद लगभग 2000 उद्योग बंद हुए हैं। पलायन की बात करते हो, यहाँ पर हमने पलायन रोकने का प्रयास किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के दौरान कोरोना काल में रिवर्स पलायन हुआ है, लोग घरों को लौट करके आए हैं, वो बेरोजगार हैं, आज उनके पास रोजगार नहीं है। कांग्रेस ने उन सबको साथ लेकर चलने की बात कही है, सबको रोजगार देने की बात कही। लेकिन अमरजीत जी, अगर बात की जाए उत्तराखंड को लेकर, आपकी भी गवर्नमेंट रही, आपने भी 5-5 साल रूल किया, एक स्थायी राजधानी अभी तक उत्तराखंड को नहीं मिल पाई है। विकास कहां से उत्तराखंड में जाएगा, कहां से लोगों को बेरोजगारी मिटती हुई नजर आएगी, कहां से जो शिक्षित लोग वहां पे पढ़ लिख कर बैठे हैं, कहां से उनको नौकरियां मिलेंगी, जब एक स्थायी राजधानी उत्तराखंड को 21 साल के उत्तराखंड को नहीं मिल पा रही है? स्थायी राजधानी की बात करते हो, स्थायी राजधानी कैसे बनेगी? जब तक वहां पर गैर सैन्य को मूलभूत सुविधाओं का नहीं होगा, वहां पे आवास निवास बिल्डिंगें नहीं होंगी, तो कैसे हो जाएगा? तो जो काम आज गैर सैन्य हुआ है, कांग्रेस ने करा है काम। कांग्रेस ने काम इसीलिए किया था। कांग्रेस का आज भी संकल्प यही है कि आने वाले समय में हम गैर सैन्य को पूर्णकालिक राजधानी घोषित करेंगे। उसी को लेकर के हमने वहाँ काम किया, वहां पे भवन बनाए, हमने वहां पर लगातार हमने सत्र किए। वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया, केवल घोषणा करी। इन्होंने वहां पर पूर्णकालिक की जगह ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का काम किया। कांग्रेस ने पहले भी कहा और आज भी कहते हैं, हम वहां पर पूर्णकालिक राजधानी बनाएंगे तब जब वहां पर पूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होंगी, सब चीजें तैयार होंगी, तब होगी वहां पर। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं, इसका जवाब ले लेते हैं। विनय रोहिल्ला जी जो है वो भाजपा से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका टीवी 100 पर। और पहला सवाल मेरा रहेगा, क्या युवा चेहरा के साथ उत्तराखंड में जो आप जा रहे हैं, कैसे देखना है, कितनी सीटें मिलेंगी इस बार? भारतीय जनता पार्टी अब पूर्ण बहुमत को प्राप्त करेगी, ये मेरा निश्चित रूप से पक्का अनुमान है। और हमारे कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने, सभी ने मिलकर बहुत अच्छा लड़ाई लड़ा है और निश्चित रूप से बहुमत को प्राप्त करेंगे। और साथ ही साथ आप बहुमत कैसे प्राप्त करेंगे सर? अभी महेंद्र भट्ट जी का बयान आ रहा था, वो तो कह रहे हमें तो निर्दलियों से, भाजपा जो बहुजन समाज पार्टी है उनसे हमें मदद लेनी पड़ेगी। वो तो आज जो है कांग्रेस के नेताओं पर जो है नजर गड़ाए बैठे हैं। अमरजीत जी, आपके पास मैं आऊंगा। एक दो सवाल मैं भी विनय जी से ले लेता हूं, फिर आप दोनों भी अपने क्वेश्चन कर सकते हैं एक दूसरे से। अगर बात की जाए उत्तराखंड के लिहाज से, क्या आपको लग रहा है कि जो आपने 5 साल के अंदर 3 CM चेहरे बदल दिए, उत्तराखंड की जनता इस बार भरोसा जता पाएगी आपको कि आखिर उत्तराखंड में 5 साल के अंदर जो पार्टी 3 चेहरों को बदल दे, वो आखिर किस तरह से सरकार चलाती हुई नजर आएगी? नहीं, मुख्यमंत्री बदलने का विषय कहीं ना पूरे इलेक्शन में कहीं प्रभावित रूप से नहीं लोगों के बीच में दिखा, और ना ही इस पर कई रूप से गंभीर रूप से तो कोई विचार कर रहा था। मुख्यमंत्री बदलना किसी पार्टी की लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कार्यकर्ता निर्माण की एक प्रक्रिया है, और उसमें निश्चित रूप से बड़ी पार्टी है तो निर्णय लेती रहती है। उस विषय को इतनी गहराई से नाप के देखना, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी,
अभी मेरे मित्र ये कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में साहब विकास कार्य नहीं हुए। मैं कहता हूँ इतना विकास हुआ है कि इतना इस छोटे से राज्य के अंदर 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट भारत सरकार के द्वारा सीधा हुआ है। जनता को क्यों नहीं रहा? लोग आपकी तरफ आकर्षित क्यों नहीं हो रहे? अमरजीत जी एक करके कर लेते हैं। आप विनय जी आप अपनी बात पूरी करिए, फिर अमरजीत मैं आपको बताता हूँ। चाहे वो रेल कनेक्टिविटी हो, चाहे गैस कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, और चाहे आप किसी भी दिशा में आप उठा के देख लीजिए, रोड कनेक्टिविटी हो, मैं समझता हूँ हर तरह से उत्तराखंड का विकास चरम गति से बढ़ा है। और आज राज्य में विकास की गति को प्राप्त करते हैं तो मैं समझता हूँ विकासशील राज्यों के अंतर्गत 5वें तृतीय स्थान पर यह स्थान अंकित हुआ है कुछ योजनाओं में। लेकिन अगर विनय जी अगर स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर बात की जाए तो ये वास्तविकता है, ये हकीकत है उत्तराखंड के। आप पहाड़ी क्षेत्रों की जहाँ पर अस्पताल, जहाँ पे चिकित्सक होते हैं वहाँ पर मशीनें नहीं होती है, मशीनें होती है तो चलाने वाला नहीं होता है। ये आपकी सरकारों या कांग्रेस की सरकारों, इन सरकारों में देखने को मिला है विनय जी कि जिस तरह से आपकी गवर्नमेंट चलती है वहाँ पर डॉक्टर या कंपाउंडर या जो मशीनों को ऑपरेट करते हैं वो लोग मुहैया नहीं होते। क्या आपको लग रहा है कि 5 साल के अंतराल में इन तमाम चीजों को लेकर काम करना चाहिए था जो गवर्नमेंट नहीं कर पाए, और उन तमाम बातों को लेकर जनता आगे जाएगी और उन मुद्दों को लेकर अपना चुनाव जो है वो करती हुई नजर आएगी? विनय जी कि सरकार द्वारा लगातार भ्रष्टाचार को रोका गया और पहले ही जैसी सरकार ने बीजेपी सरकार संभाली तो कई अधिकारियों को जो सड़क और लैंड यूज कन्वर्जन में संलिप्त थे, त्रिवेंद्र जी की सरकार ने उनको जेल भेजा और लगातार अधिकारियों पर सख्ती करी कि कोई कार्रवाई भ्रष्टाचार में न करे। मैं ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने एक पारदर्शी एक स्वच्छ प्रशासन दिया है, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, भ्रष्टाचार से मुक्त कराया है पूरे उत्तराखंड को। नहीं, उत्तराखंड को भ्रष्टाचार से अगर मुक्त कराया है, और मेरा सवाल ये था कोरोना के वक्त वो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी कि जो मशीनें लगी उनको ऑपरेट करने वाले जो लोग हैं वो मुहैया नहीं हो पा रहे थे, वहां पर मशीनें ऑपरेट नहीं करवा पा रहे थे। क्या ये आपकी गवर्नमेंट हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, 21 साल के उत्तराखंड में जो हालात चिकित्सा के बने हैं, क्या आपको लगता है ये हालात सुधरने चाहिए? नहीं, उत्तराखंड की जो विषम परिस्थिति है, जैसे पहाड़ के ऊपर जो है सुविधाएं जो होनी चाहिए थी, जब से राज्य बना निरंतर सभी सरकारें उसमें कांग्रेस ही प्रयास कर रही है, बीजेपी सरकार ही प्रयास कर रही है। मतलब जो राज्य सरकार का तंत्र है, जो उसकी आर्थिक स्थिति है, वो अपना प्रयास कर रहे हैं सब लोग। और जब कोरोना आया तो ये पूरे विश्व की समस्या थी। आप हॉलैंड, पोलैंड, नीदरलैंड कौन सा ऐसा देश था जहाँ पे सब लोग परेशान नहीं थे? तो निश्चित रूप से राज्य ने भी कोरोना के अंदर बहुत पीड़ा का सहन किया, बहुत लोगों को इस दुख से गुजरना पड़ा, और भगवान की असीम कृपा से हम सब लोग सुरक्षित हैं, ये ईश्वर की कृपा है। चलिए अमरजीत जी आपके पास मैं चलता हूं, आप विनय जी के सवालों का जवाब भी दे दीजिएगा, और मेरा एक सवाल भी रहेगा। उत्तराखंड की अगर बात की जाए, कहां देख रहे हैं आप, कितने विधायकों के साथ जो है वो इस बार उत्तराखंड में सरकार बनती है, या फिर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से वादा कर रही है कि इस बार 60+ का नारा है, चुनौती क्या डबल होती हुई नजर आ रही है? पहले तो मैं जिन्ना जी की बात का जवाब दे दूं। मैं इन्होंने कहा कि 3 मुख्यमंत्री बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कार्यप्रणाली है इनकी। चलो इनकी कैसी कार्यप्रणाली है ये बेहतर जानते हैं, इनसे पूछिए अगर इनके पहले मुख्यमंत्री अच्छा काम कर रहे थे तो उनको क्यों हटा दिया गया? तो ये हटा दिया गया, इसका मतलब कि वो काम नहीं कर रहे थे, ये उनसे संतुष्ट नहीं थे। 4.5 साल उन्होंने उत्तराखंड के बर्बाद करे, तो इन्होंने जो है तीरथ सिंह रावत को मौका दिया। अगर तीरथ सिंह रावत को मौका दिया और वो 100 दिन भी सरकार नहीं चला सके तो उनको हटाना पड़ा। अगर इतनी ही अच्छी सरकार चल रही थी तो तीसरा मुख्यमंत्री लाना पड़ा, उससे भी संतुष्ट नहीं है। उनके ऊपर भी खनन के आरोप तमाम लग रहे हैं। ये अपने किसी भी मंत्री से, अपने किसी भी मुख्यमंत्री से ये संतुष्ट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन अमरजीत जी अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को लेकर या उत्तराखंड को लेकर, कम से कम वो अपने एक चेहरे के साथ तो चुनावी मैदान में जा रहा है, एक युवा चेहरा जो है पुष्कर सिंह धामी, उनको लेकर तो जा रहा है। कांग्रेस पार्टी के पास क्या आपको लग रहा है कि चेहरे की कमी है? क्या खुलकर कांग्रेस पार्टी इस बार जमीनी स्तर पर नहीं आ पाई कि आखिर हमारा जो कैंडिडेट है मुख्यमंत्री का वो कौन होगा, और उसके आधार पर आप वोट करते हुए नजर आए? नहीं, हम तो कह रहे हैं, आप देख लीजिए कि अगर आप धामी जी की बात करते हो, उनके चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, तो आज धामी जी को अपनी कुर्सी खिसकती हुई नजर आ रही है। लगातार उनके 3-3, 4-4 चक्कर दिल्ली के लग रहे हैं। कभी वो वाराणसी जा रहे हैं अपने नड्डा जी से मिलने, और तमाम नेता दिल्ली के जो है देहरादून पड़े हुए हैं। वो क्या विषय है? चिंता इस बात की है कि अब धामी जी की सरकार आगे भी बन नहीं रही, और थोड़ा बहुत उनकी आशा उम्मीद थी कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे, वो भी बनते हुए नजर नहीं आ रहे। ये भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है। और कांग्रेस पार्टी की जहां तक आप बात कर रहे हो, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी
पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। और पहले भी हरीश रावत जी ने, गणेश पटेल जी ने ये कहा है कि जो भी सरकार हमारी बनेगी, हमारे जितने भी हम पूर्ण बहुमत साथ आएंगे। उसके बावजूद भी हम जितने हमारे विरोधी दल हैं, उसमें बहुजन समाज पार्टी है, उसमें यूकेडी है या कोई भी निर्दलीय होगा, हम उसके बावजूद भी सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करेंगे। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह मुक्त करने वाली बात नहीं करेंगे, कांग्रेस मुक्त। हम तो विपक्ष को भी साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। ये कांग्रेस का दृष्टिकोण है। चलिए विनय जी, अमरजीत जी वो साफ तौर पर आरोप लगा रहे हैं, उसका आप जवाब दे दीजिए और फिर मैं आपसे एक सवाल लेता हूं। स्पष्ट रूप से कहना चाह रहा हूँ कि कांग्रेस तो वैसे बात कर रहे हैं जैसे ये लोग बहुत साफ सुथरे हो। मैं आपको स्पष्ट बताना चाहता हूँ कि माननीय हरीश रावत जी को रामनगर से टिकट दिया गया था और रामनगर से टिकट काट कर फिर उनको अमरजीत जी विनय जी से जवाब ले लेंगे एक एक करके कल ही, ताकि दोनों की बात जो है वो जनता तक बता रहा हूँ भैया जी, बात सुनिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि माननीय हरीश रावत जी को रामनगर से दूसरी जगह और फिर दूसरी जगह से तीसरी जगह की संभावनाएं बनती जा रही थी। तो अगर हम ये कहें कि भाई रामनगर में से क्यों हटाया, वहां से क्यों हटाया, वहां से क्यों हटाया, तो ये काम पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। पार्टी अपनी रणनीति के हिसाब से अपने व्यक्ति को लगाती है। अब पार्टी ने अगर मुख्यमंत्री को बदला है तो ये विषय के साथ मुख्यमंत्री क्यों बदला? अरे भाई, पार्टी का अपना निर्माण का काम है। अभी आप पूरा वक्त बिना जी ने आपको दिया, आपको सुना। अमरजीत जी आप भी थोड़ा संयम रखिए, बिना जी को वक्त दे दीजिए और सुन लीजिएगा। कोई तर्क नहीं आता कि भाई भारतीय जनता पार्टी अपने मुख्यमंत्री बदल क्यों रही है। तो क्या इसमें स्पष्ट नहीं हो रहा कि भाई हरीश रावत जी का टिकट 3 जगह से क्यों बदल रहे हैं? क्या उनकी जगह तो उनका विश्वास नहीं था? और वही हरीश रावत जी हैं जिनके लिए भ्रष्टाचार का मुद्दा बना और सरकार गिर की 11 विधायक आए। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है कि स्वाभाविक बात कहनी चाहिए। जहां तक माननीय पुष्कर दावी जी का सवाल है, वो अपनी खटीमान सीट से भारी मतों से जीत रहे हैं। हमारे नेता चुनाव में मुख्यमंत्री के रूप में थे और निश्चित रूप से हम भारी बहुमत से जीत कर आने वाले हैं। अभी 10 तारीख को 11-12 बजे तक स्पष्ट हो जाएगा। अमरजीत जी मैं आपके पास आऊंगा, उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन विनय जी मैं आपसे ले लेता हूं। उत्तराखंड की सियासत की अगर बात की जाए तो हरक सिंह रावत एक बड़ा चेहरा माने जाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि उनके जाने का असर क्या भारतीय जनता पार्टी पर पड़ेगा, या 5 साल में भारतीय जनता पार्टी ने इस तरह के काम किए कि उनका जाना न जाना उसका फर्क नहीं पड़ता नजर आएगा? नहीं, देखिए, जब तक वो हमारे दल में थे तो हमारे लिए सम्मानित थे और हम उनका आदर सम्मान, उनको बहुत पार्टी ने सम्मान दिया, कैबिनेट मंत्री बनाया। इस तरह से दल में इतना बड़ा, बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, किसी व्यक्ति विशेष के जाने से कोई कहीं मैं तो नहीं लगता किसी को फर्क पड़ता हो। व्यक्ति को फर्क पड़ता है। और आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी से जाने के बाद उनको टिकट नहीं मिला, कांग्रेस ने उनको टिकट नहीं दिया, उनके परिवार में टिकट दिया लेकिन उनको टिकट नहीं दिया। यही उनका नुकसान और यही अपमान हुआ है। बिल्कुल अमरजीत जी, आप विनय जी जो सीधे आरोप लगा रहे हैं उसका जवाब दे दीजिए। और मेरा भी एक सवाल रहेगा, हरक सिंह रावत के आने के बाद क्या कांग्रेस पार्टी मजबूत होती हुई नजर आ रही है, या आपको लग रहा है कि अगर हरक सिंह रावत नहीं भी आते तब भी कांग्रेस पार्टी इतने ही दमखम के साथ उत्तराखंड में लड़ती हुई नजर आती? जी, पहले तो मैं भ्रष्टाचार के नाम पर जो विनय जी सवाल कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि साहब हमारी पार्टी में भ्रष्टाचार हुआ नहीं, और जो भ्रष्टाचार हुआ उन पर हमने दोषियों को जेल भेजने का काम किया, अधिकारियों को जेल भेजने का काम किया। एक तो लोकायुक्त का वादा करके जनता के बीच में आए थे 2017 का। आप इनसे पूछे लोकायुक्त कहाँ है, लोकायुक्त है नहीं। आप इनके त्रिवेंद्र रावत से पूछते हैं कि कहाँ है लोकायुक्त, तो कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार करते ही नहीं, इसलिए हमें लोकायुक्त की जरूरत नहीं। तो अगर कांग्रेस पार्टी ने 2017 से पहले भ्रष्टाचार किया, रावत जी पर अभी आरोप लगा रहे थे, तो आपने उन पर 5 साल रहते हुए कितनी कार्रवाइयां करी, कितने दोषियों को आपने जेल भेजने का काम किया? आपने कुछ नहीं किया। कारण क्या है? आपके पास केवल आरोप ही आरोप है लगाने के लिए, धरातल पे कुछ नहीं। और दूसरी बात, आपने मुख्यमंत्री कही, मुख्यमंत्री साहब आपका, अरे मुख्यमंत्री आपका नहीं है, प्रदेश अध्यक्ष आपकी पार्टी का है। मुख्यमंत्री प्रदेश का होता है, वो किसी दल का नेता नहीं होता। मुख्यमंत्री आया और बदल दिया, आपकी इच्छा हुई तो सुबह उठे दूसरा बदल दिया, फिर आपको रातों नींद नहीं आई तो सुबह उठ के फिर तीसरा बदल दिया। इस प्रकार से मुख्यमंत्री नहीं बदले जाते। मुख्यमंत्री इसलिए बदले जाते हैं कि अगर राज्य का विकास ना हो रहा हो, रुके काम ना चल रहे हो, जनता परेशान हो रही हो, पार्टी का शीर्ष नेता परेशान हो रहे हो,
तो मुख्यमंत्री बदलने का काम करते हैं, तो वो आपने लगातार वो काम किया। ये दंश जो है उत्तराखंड की जनता झेल रही है। लेकिन अमरजीत जी, इससे जुड़ा हुआ मैं एक सवाल पूछूंगा, अगर भारतीय जनता पार्टी को बीते 5 साल में इस बात का एहसास हुआ कि ये मुख्यमंत्री जो है काम नहीं कर पा रहे, उत्तराखंड का विकास नहीं कर पा रहा है, अगर वो इस बात को समझ रहे हैं और एक युवा मुख्यमंत्री को आगे लेकर आ रहे हैं, क्या आपको लग रहा है कि एक बड़ा फायदा इससे मिलता हुआ नजर आ सकता है? क्योंकि फिर से मेरा वही सवाल रहेगा, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के सामने आप कोई फेस जो है वो खड़ा नहीं कर पाए कि हमारी तरफ से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से आखिर सीएम कौन बनेगा। मैं तो आपसे बार बार उसी बात पे कह रहा हूं, आप मुझे घुमाकर सवाल किया, तो मैं पहले आपकी बात का जवाब दूं, फिर मैं आपकी बाकी बात का जो आपने मुझे पहले कहा। देखिए, पार्टी निश्चित रूप से इनकी जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, इनको तय करना इनका मुख्यमंत्री कौन होगा। आप युवा की तुलना कर देते हो, यहाँ युवा नहीं, अनुभव भी जरूरत है। केवल युवा हो जाने से कोई आप प्रदेश का नेता बहुत अच्छा काम करने लग जाए, ऐसा नहीं होता। युवा के साथ साथ अनुभव चाहिए होता है। अनुभव जो कांग्रेस पार्टी के पास है, निश्चित रूप से आपकी नजर में कोई ऐसा कैंडिडेट है जो युवा भी हो और अनुभव नहीं? हमारे पास युवा में प्रीतम सिंह जी हैं, अनुभव में जो है हरीश रावत जी हैं। आप देखिए, उनके अनुभव से ही उत्तराखंड की तरक्की होगी, विकास होगा। भारतीय जनता पार्टी की तरफ केवल जुमलों से, अगर इनके पास युवा की बात करते तो तब जब इन्होंने देवेंद्र रावत को मौका दिया था, तब इनके दिमाग में युवा कहाँ रह गया था? उसके बाद जब तीरथ सिंह रावत को लाया, तब युवा की बात क्यों नहीं करी? आखिरी के 4 महीने जब पूरा उन्होंने उत्तराखंड के 4.5-5 साल बर्बाद कर दिए, तो आज ये युवा चेहरे के नाम पर, धामी जी के नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं। जनता जान चुकी है, युवा भी जागरूक है उत्तराखंड का। आप ऐसा मत सोचिए कि युवा चेहरा ले आए और उसका अनुभव है नहीं चलने का। और ये कांग्रेस पार्टी का नहीं, भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक कलह भी है कि धामी जी को पसंद नहीं किया जा रहा। मैं आपसे पहले भी मैंने कहा, लगातार ये तो 10 मार्च को पता चलेगा अमरजीत की धामी जी को पसंद किया जा रहा है या नहीं। आप संक्षेप में अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं विनय जी के पास जाता हूँ। हाँ, आप अपनी संक्षेप में बात पूरी करिए, फिर मैं विनय जी से 1-2 सवाल लेता हूँ, फिर वक्त जो है वो खत्म हो जाएगा। अमरजीत जी, बात पूरी करिए। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप युवा की बात करते हो, मैं कह रहा हूं उस युवा के पीछे कांग्रेस पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के तमाम अपने नेता ही हैं जो वो नहीं चाहते कि धामी जी मुख्यमंत्री बने। किस युवा की बात कर रहे हो? उनको अनुभव नहीं है, अनुभवहीन है, उनके ऊपर तमाम आरोप है, खनन प्रेमी कहा जाता है मुख्यमंत्री को। इस प्रकार की बात करो, पैसे बांटते हुए, वो वोट खरीदते हुए पकड़े जाते हैं कैमरा के सामने। आप कह रहे युवा, ऐसा युवा हमें उत्तराखंड की जनता को नहीं चाहिए। वो यहाँ पे चाहिए वो व्यक्ति जो, जिसका दृष्टिकोण हो, जिसका नजरिया हो उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का। वो नजरिया आपको प्रीतम सिंह में मिलेगा, वो नजरिया आपको गणेश तोलियाल में मिलेगा, वो नजरिया आपको हरीश रावत के रूप में मिलेगा कांग्रेस पार्टी में। चलिए अमरजीत जी, हमारे साथ राजकुमार पुरोहित जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनसे समझ लेते हैं कि आखिर उत्तराखंड की क्या कुछ सियासत है और बीजेपी में इस बार वो कहाँ नजर आ रहे हैं। राजकुमार जी, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी को लेकर, 60 पार का नारा जो है वो आप लोग देते हुए नजर आ रहा है, 70 विधानसभा सीटें हैं, कैसे देख रहे हैं? हेलो जी राजकुमार जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? हाँ, मेरे पास आपकी आवाज ही आ रही है जी, लेकिन आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज मिल रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो अपने काम किए हैं, उस दृष्टिकोण को लेकर भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव में गई है, और मुझे लगता है कि वर्तमान में जो जन समर्थन है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और रही मुख्यमंत्री बदलने की बात जो अभी हमारे मित्र बंधु कर रहे थे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है और प्रत्येक मुख्यमंत्री बदलना पार्टी का अंदरूनी मामला नहीं होता। आप राज्य का मुख्यमंत्री बदल रहे हैं, आप अपना अध्यक्ष नहीं बदल रहे पार्टी का। अमरजीत जी, राजकुमार जी को बात पूरी कर लीजिए, वो काफी वक्त के बाद जो है वो काफी लंबा वक्त वैसे निकल गया है। हाँ, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि आप जो इतनी बातें आपने कही हैं कि पार्टी का, अब आप देखिए कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्री परिवर्तित होते हैं तो मुख्यमंत्री शांत प्रकृति से संगठन की बात को सर्वोपरि मानते हुए, शीर्ष नेताओं जो भी नेतृत्व होता है उसके आदेश का पालन करते हुए शांति से संगठन का काम करते हैं, ना कि सरकार तोड़ने का काम करते हैं या दूसरे विधायकों को खरीदने का काम करते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति है, उस रीति नीति में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मुख्यमंत्री बदले और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अच्छा नेतृत्व देने के लिए और अच्छा प्रदेश के लिए एक सोच लाने के लिए एक प्रयोग किया और उस प्रयोग में सफल भी हो रहे हैं। लेकिन राजकुमार जी एक और सवाल मैं आपसे लूंगा, फिर अमरजीत जी मैं आपके पास आ रहा हूं। क्या आपको लग रहा है कि जो पुष्कर सिंह धामी के फेस को लेकर आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन हरक सिंह रावत का जाना, यशपाल आर्य का जाना, संजीव आर्य का जाना टूटकर क्या एक नुकसान होगा, या भारतीय जनता पार्टी उतने ही दमखम के साथ चुनाव लड़ती हुई नजर आई है और 10 मार्च को जो नतीजे हैं वो आने वाले हैं?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी चेहरे की इस प्रकार से मोहताज नहीं है कि वो किसी व्यक्ति के चेहरे पे डिपेंड हो। भारतीय जनता पार्टी कमल का फूल, अपनी जो रीति नीति है, जो भारतीय जनता पार्टी की जो संस्कृति है, जो प्रदेश हित और राष्ट्र हित की जो भावनाएं हैं, उनको लेकर काम करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनने लायक है। रही बात जो लोग पार्टी को छोड़कर गए हैं, तो मैं समझता हूं कि आपने उनकी वर्तमान में स्थितियां भी देख ली है कि दूसरे दलों में उनकी क्या स्थिति है, और वो खुद संघर्ष कर रहे हैं, और इसलिए वो पार्टी में रहते तो भी भारतीय जनता पार्टी के नाम का लाभ लेते, ना कि वो भारतीय जनता पार्टी को कुछ लाभ देते। अगर वो भारतीय जनता पार्टी के उन्होंने 5 साल तक उन्होंने लाभ लिया सरकार में रहकर, और उसके बाद उन्होंने पार्टी को छोड़ा है, तो भारतीय जनता पार्टी को नहीं, स्वयं उन लोगों को नुकसान हुआ है। लेकिन राजकुमार जी, एक और महत्वपूर्ण सवाल है, 21 साल के उत्तराखंड में ये कभी नहीं हुआ कि जो सरकार है वो दोबारा रिपीट कर पाए। क्या आपको लग रहा है कि आपने जो काम किए हैं उससे जनता इतनी संतुष्ट है कि आपको दोबारा मौका दे? क्योंकि कांग्रेस हो या बीजेपी, 5 साल के कार्यकाल के बाद उत्तराखंड की जनता नकार देती है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने कहा, लेकिन इस बार ये इतिहास बनने वाला है कि भारतीय जनता पार्टी के जो अटल आयुष्मान योजनाएं हैं, 4 धाम विकास योजनाएं, रेल परियोजनाएं हैं, और जो कोरोना काल में जिस प्रकार से अब हम लोगों के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जनमानस के बीच में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर काम किया गया, मैं समझता हूं कि ये आम जनता के लिए जिस प्रकार से उनको, चाहे रसोई गैस की बात करें, चाहे हम बिजली की बात करें, चाहे हम इंटरनेट की बात करें, किसी भी प्रकार से गाँव के उत्थान की बात करें, सभी प्रकार से जो दृष्टिकोण है भारतीय जनता पार्टी ने आम जनमानस के प्रति उनके मन को छुआ है। और इस समय मैं समझता हूं कि उत्तराखंड का प्रत्येक जो वोटर था उसके मन में इसी प्रकार की भावना थी कि भारतीय जनता पार्टी में इतिहास को दोहराना है, और भारतीय जनता पार्टी में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पुनः प्रदेश में स्थापित करना है, और ये इतिहास बनकर रहेगा। और आप ये समझ लीजिए कि 50 सीटों से ऊपर सीटें आने वाली हैं, और कुछ लोग, अन्य दल के लोग हैं, बड़े उत्साहित हैं। उन्होंने अपने हम कभी कभी सुनते हैं, मार्केट में आवाजें आती हैं कि इन्होंने अपने विभाग भी तय कर लिए, अपने मुख्यमंत्री भी तय कर लिए, सब कुछ तय कर लिए। तो ठीक है, अभी ये करें, लेकिन जब 10 तारीख को रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी जवाब दे दीजिए। सीधे राजकुमार जी कह रहे हैं कि 50 के पार जो है वो बीजेपी जा रही है। हेलो जी, हाँ जी राजकुमार जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपने पार्टी का पक्ष रखा। आपने, मुझे खुशी है कि ठीक है, आपने अपना दायित्व निभा रहे हैं। लेकिन हकीकत देखिए, आप 57 विधायक जिस पार्टी को मिले हों, उसको 3-3 बार मुख्यमंत्री बदलने पड़े हों, और आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ से सभी मुख्यमंत्री बनने लायक हैं। तो मुझे तो खुशी होती है कि 3 मुख्यमंत्री की जगह आप सबको, मेरी बात सुन लीजिए, आप महीने 2-2 महीना सारे विधायकों को मौका दे देते, सभी मुख्यमंत्री बन जाते। हरीश रावत जी ने सरकार को तोड़ दिया था मुख्यमंत्री बनने के लिए, और हमारे यहाँ मुख्यमंत्री आ जाने पर भी स्वीकार करते हैं निर्णय को। भाई साहब, सहज स्वीकार करते हैं निर्णय को। मेरा निवेदन है, मेरी बात भी सुन लीजिए। मैंने बहुत शांति से राजकुमार जी बात पूरी कर लेंगे। आपने जो बातें कही, मैं उन्हीं बातों पे आ रहा हूँ। आपने कहा साहब कि जो है हमारे मुख्यमंत्री 3-3 बदलना ही कोई बड़ी बात नहीं है, अच्छा काम कर रहे थे इसलिए बदलने पड़ते। तो मैं तो कह रहा हूँ 57 विधायक जीतने वाली पार्टी अगर ये तय नहीं कर पाती कि हमारे 2 मुख्यमंत्री, 1 मुख्यमंत्री या 3-3 मुख्यमंत्री बनेंगे, मैं तो कह रहा हूँ आप जो कह रहे अच्छे विधायक हैं, आपके काबिल हैं, तो उन काबिलों को भी मौका देते, उनकी भी हसरत पूरी हो जाती मुख्यमंत्री बनने की। और रही बात, पहले आपके नेता कहते थे, सुन लीजिए, मैं आपकी हर बात का जवाब दे रहा हूँ, मैं आपकी हर बात का जवाब दे रहा हूँ। आपने, आपके पहले बड़े नेता, शीर्ष नेता ने नारा दिया 60 पार, इस बार 60 पार, और मुझे खुशी है कि आपने मान लिया कि 50 पार, अब 50 का आंकड़ा छुएंगे। और जबकि हकीकत ये है, आप तमाम जो सर्वे आ रहे हैं, तमाम जो रिपोर्टें आ रही हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हुई नजर नहीं आ रही। अभी मैं थोड़ी देर पहले महेंद्र भट्ट जी का, जो आपके बद्रीनाथ के विधायक हैं, उनका बयान सुन रहा था कि इस बार जो है हम निर्दलियों को साथ ले लेंगे, हम तो भारतीय बहुजन समाज पार्टी वाले को भी साथ लेंगे, हम तो, हमारे तो कुछ नेता कांग्रेस के भी हमारे संपर्क में है। तो आप अपना वही कृत्य जो 2016 में आपने किया था, उसको करने की तैयारी आपने शुरू कर दी है। इससे स्पष्ट है कि आपकी सरकार नहीं बन रही। ये जो आप में हपड़ा दबड़ी और जो भागदौड़ मच रही है, वो यही कारण है। चलिए, ये तो अमरजीत जी पता चलेगा कि आखिर किसकी सरकार बनती है, किसकी नहीं। राजकुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। अमरजीत जी, रही बात ये कि जो भी दल साथ आना चाहता है, कोई भी दल उसको उनकी भावनाओं के साथ आएगा। राजकुमार जी, मैं आपके पास आऊंगा, वक्त जो है वो फिर खत्म हो जाएगा। एक मैं सवाल कर लेता हूँ अमरजीत जी। अमरजीत जी, 1 मिनट का समय। हाँ, 1 मिनट का समय। हाँ, मैं कह रहा हूँ 8 से 10 विधायक भारतीय जनता पार्टी के, वो खुद पर, इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर,
कि हमारे साथ भीतरघात हुआ है, कांग्रेस नहीं हराया। वो भीतरघात का आरोप लगा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी को हरा रहे हैं। तो वो पार्टी किस प्रकार से 50 पार 60 पार का नारा दे रही है, वो तो आज धरातल पे जा रही है, वो पीछे जा रही है। और रही बात विकास की, जो आपने अभी एंकर महोदय ने आपसे सवाल पूछा, विकास की बात करी, तो आपने भी तमाम मुद्दे वो गिनाए, तमाम आंकड़े वो गिनाए जो केंद्र सरकार कर रही है। आपने राज्य के जो उपलब्धियां हैं एक भी नहीं गिना सके आप। आपके पास बताने के लिए कुछ है ही नहीं कि उत्तराखंड में आपने करा क्या है। तो केंद्र की योजनाओं के साथ देखिए, एक मेरा सवाल है राजकुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। अमर जी, राजकुमार जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ। एक मेरा सवाल है, स्वास्थ्य शिक्षा का काम किया और क्या काम चाहते हैं आप? आप बात ठीक कह रहे हैं। आप उत्तराखंड जनता कुछ नहीं चाहती आपसे, अब उम्मीद नहीं है और कुछ नहीं चाहती आपसे। जो आपने कर दिया आपके लिए आपका धन्यवाद। आप लोग हतोत्साहित हो चुके हैं, इसलिए आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। 10 तारीख को जिस समय परिणाम आएगा, वो परिणाम आपके लिए 10 तारीख को परिणाम आएगा। राजकुमार जी एक मेरा सवाल है, राजकुमार जी एक मेरा सवाल है, जो 10 तारीख को परिणाम आएगा उसमें कैसे देखना है? जीत क्या धामी की होगी, या जो एक ब्रांड मोदी पूरे देश के अंदर चल रहा है उसी फेज को लेकर आप आगे बढ़े और जीत जो है वो मोदी के नाम पर होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी वर्तमान में प्रदेश में, क्योंकि हमारे मुखिया धामी जी हैं और धामी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, तो नेचुरली उनका श्रेय मिलेगा ही उनको। और साथ साथ जो है मोदी जी जो है अभी विश्व स्तरीय हमारे जो है नेता हैं और उनका तो अभिभावक है वो पूरे राष्ट्र के, और वर्तमान में जो है सभी का वो संरक्षित कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति ऐसा जो शोषित है, दलित है, जो परेशान है, जो पीड़ित है, उसके लिए किस प्रकार से योजना बनानी है और किस प्रकार से आम आदमी तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। अगर देश के मुखिया और प्रदेश के मुखिया इस प्रकार का काम कर रहे हैं तो इनको तो सराहना करनी चाहिए कि जो काम ये 67 साल में नहीं कर पाए वो भारतीय जनता पार्टी ने करके दिखाया। प्रदेश में विकास हो रहा है और प्रदेश में जो सरकार बनेगी वो मुख्य नेचुरली जो है आप ये समझ ले कि धामी के नेतृत्व बन रही है और अगली सरकार भी उन्हीं के नेतृत्व में बनेगी। ऐसा जो है आप 10 तारीख को आपको। लेकिन राजकुमार जी, अगर बात की जाए जिस तरह से कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, तमाम पार्टियां इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि सरकार हमारी बन रही है, लेकिन अगर बात की जाए चुनाव को लेकर, क्या लग रहा है आपको? क्या ये जो कोरोना का मामला इस बार था, किसानों का मामला इस बार था, महंगाई एक बड़ा मुद्दा था, पहाड़ों से पलायन का एक बड़ा मुद्दा था, चाहे आपकी गवर्नमेंट रही हो या कांग्रेस की गवर्नमेंट रही हो, ये मुद्दे क्या हावी होते हुए नजर आए? और इससे बीते 5 साल में क्या जनता संतुष्ट नजर आई? देखिए, बिल्कुल जनता संतुष्ट नजर आ रही है, क्योंकि जनता के पास एक स्पष्ट जो दृष्टिकोण है कि यदि वर्तमान में अगर कुछ महंगाई का स्तर ऊपर नीचे है तो वो राष्ट्र हित की वजह से होगा, अपनी जेब भरने के लिए नहीं है। कि यहाँ पर जो पूर्व में होता था कि नेताओं ने अपनी जेब भरी और देश में भ्रष्टाचार किया, लेकिन आज जो भी है वो देश के लिए है, प्रदेश के लिए है, और इसलिए जनता जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ रही है और रहेगी। और अमरजीत जी, अब मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि वक्त जो है वो खत्म हो रहा है। मैं छोटे छोटे काउंटर एक दो आप दोनों से ले लेता हूं। अगर बात की जाए अमरजीत जी, तो अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है तो किसके चेहरे पर जीतेगी, और हार होती है तो किसके चेहरे की हार होगी? राजकुमार जी ने अभी अपनी बातों में 3 बातें कह दी। कि हम जो चुनाव लड़े हैं वो कमल के निशान पर चुनाव लड़ा। फिर उन्होंने कहा जी साहब जो हमने चुनाव लड़ा है वो धामी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा। फिर वो यहाँ तमाम नेता इनके बिल्कुल मैं तो कईयों को जानता हूँ, मेरे भारतीय जनता पार्टी में ऐसे हैं जो खुद मानते हैं इस बात को कि उनके नेताओं के चेहरे पर चुनाव में उनको वोट नहीं मिले। वो घर घर जाकर के आज भी मोदी का सहारा लेकर के वोट मांग रहे हैं। उनको पता है ना तो प्रदेश की सरकार ने काम किया, ना उन विधायकों ने काम किया। आज उनको मोदी के नाम का सहारा लेके जनता के बीच में जाना पड़ रहा है। और रही बात मोदी जी की छवि, जो राष्ट्र की छवि और विश्व की छवि जो आपके सामने गढ़ रहे हैं, वो उस छवि का भी जो यूक्रेन में प्रकरण चल रहा है रूस के साथ, उसमें भी उनकी छवि सामने आ गई। वो केवल और केवल जो है वाराणसी में प्रचार में व्यस्त हैं और तमाम बच्चे भारत के हमारे जो 20,000 से अधिक बच्चा वहां फंसा हुआ है उसको निकालने में मोदी जी पूरी तरह विफल रहे हैं। ये जनता अरे उस पे तो काम किया जा रहा है ना, विदेश मंत्रालय उस पे काम कर रहा है। अमरजीत जी, मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस पार्टी की अगर हार होती है तो कौन सा चेहरा होगा, और जीत होती है तो उसके लिए कौन सा चेहरा जिम्मेदार होगा? उनका संज्ञान भी ले लें आप, और धन्यवाद भी कर रहे हैं मोदी सरकार का, कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, तो अमरजीत जी वही तो मैं कह रहा हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आ रही है तो किसके चेहरे पर आ रही है, और अगर हार रही है तो किसके चेहरे पर आ रही है? संक्षेप में सर। मैं आपसे बार बार ये कह रहा हूँ, कांग्रेस ने चेहरे पे चुनाव नहीं लड़ा, कांग्रेस ने अपने दृष्टिकोण पे चुनाव लड़ा है।
कांग्रेस पार्टी ने अपने जो प्रतिज्ञा पत्र हम जनता के बीच में लेकर गए उसको पर चुनाव चलिए लड़ा है। राजकुमार जी हमने एक फाइनल जनता को- कमेंट कर दीजिए क्योंकि वक्त की कमी है, संक्षेप में राजकुमार जी। देखिए बिल्कुल आप निश्चित तौर पे मैं आपको निश्चित करता हूं कि 10 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनने वाली है और कमल का फूल फिर खिलने वाला है। जितने वादे किए थे भारतीय जनता पार्टी ने उनको पूरा किया है और जो वर्तमान में किए हैं वो भविष्य में पूरे होंगे। चलिए बहुत बहुत ऐसा मैं आपको शुक्रिया, आश्वस्त आप करता दोनों हूं। हमारे साथ जुड़े। राजकुमार जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, अमरजीत जी जो है कांग्रेस पार्टी के नेता है वो हमारे साथ जुड़े। आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए उत्तराखंड की बात को लेकर विस्तार पूर्वक आपने जिक्र किया। 10 मार्च जो है वो फैसले की घड़ी है, आखिर उत्तराखंड के अंदर किसकी गवर्नमेंट बनती है, क्योंकि 10 मार्च को 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव का परिणाम आने वाला है और उस वक्त तय हो जाएगा कि आखिर जनता ने किसको अपना मुख्यमंत्री चुना।